हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। दोस्तों, आज हम विश्व भूगोल से संबंधित एक छोटे से टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जहां पर अक्सर जो है कई बार परीक्षार्थियों को, जो स्टूडेंट हैं, उनको समस्या होती है और इस छोटे से टॉपिक को वो इग्नोर कर जाते हैं पढ़ने में। तो ये जो है सौर विकिरण से रिलेटेड है। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के ऊष्मा बजट पर, अर्थ हीट बजट पर बात करने वाले हैं। तो किस तरीके से तापमान का पृथ्वी में जो संतुलन है वो बना रहता है और क्यों ये ज़रूरी है, इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक चार्ट देख पा रहे होंगे। ये चार्ट, इस तरीके का ग्राफ जो है वो आपने पुस्तकों में भी पढ़ा होगा, किताबों में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर मेरा फोकस क्या है कि इसको समझें कैसे इसको समझा जा सकता है। तो बड़े ही सिंपल तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसको समझा पाऊँ। और यहाँ से चूँकि इसको पढ़ाने का मतलब यही है, उद्देश्य ये है कि एग्ज़ाम में जो है कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिए गए हैं। दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो कथन और कारण से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं वहाँ पर पूछा जाता है, और दूसरा जो है डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग जो है पृथ्वी के द्वारा अवशोषित किया जाता है, ये कितना जो है उसका परावर्तन किया जाता है। इस तरीके से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट, अर्थ हीट बजट के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो ग्राफ है, इस ग्राफ के माध्यम से इसको हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है लघु तरंग सौर विकिरण। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं पहले आपको बता दूं जो डायरेक्टली क्वेश्चन किया जा सकता है कि सूर्य का जो प्रकाश है, वो जो ऊष्मा है वो विकिरण के माध्यम से होती है। जैसे ऊष्मा के संचरण के कई माध्यम होते हैं, आपने पढ़ा होगा, चालन पढ़ा होगा, आपने संवहन पढ़ा होगा, आपने विकिरण पढ़ा होगा। ठीक है, तो इन्हीं में से एक विकिरण होता है, और विकिरण एक ऐसा ऊष्मा का संचरण है जिसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार के ऊष्मा के स्थानांतरण विकिरण कहते हैं। ठीक है, तो विकिरण जो है, सूर्य का जो प्रकाश है वो विकिरण के माध्यम से आता है, और ये जो है लघु तरंग सौर विकिरण इसको बोलते हैं, अर्थात सूर्य का प्रकाश लघु तरंग विकिरण के रूप में आता है। तो दोस्तों, हमारी पृथ्वी को सूर्य के प्रकाश का जो तापमान है वो डायरेक्टली पूरी तरीके से प्राप्त नहीं होता है, अर्थात पृथ्वी पूरी तरीके से सूर्य के प्रकाश से डायरेक्ट जो है वो गर्म नहीं होती है, बल्कि दूसरा एक रीज़न ये है कि पृथ्वी जो है पहले अवशोषित करती है, तापमान पहुंचता है, उसके बाद वो क्या करती है, उसको विकिरित करती है, अर्थात पार्थिव विकिरण होता है। उस पार्थिव विकिरण के माध्यम से हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो काफ़ी मात्रा में जो है वो गर्म होता है, या उसको ऊष्मा प्राप्त होती है। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरह से ये प्रक्रिया पूरी संपन्न होती है। जैसे यहाँ पर अगर हम मान लें कि कुल सौर विकिरण कितना है, 100 इकाई, अर्थात 100% प्रकाश जो है वो हमें पूरा पृथ्वी को प्राप्त हो रहा है। तो ये प्रत्यक्ष विकिरण के माध्यम से जो है हमें पृथ्वी को की तरफ ये बढ़ता है। लेकिन बीच में चूंकि बादल भी पड़ते हैं, तो बादलों के द्वारा, देखिए 100 इकाई था, 100 इकाई मान लेते हैं कि 100 इकाई सौर विकिरण जो है जब वो चला पृथ्वी की तरफ, तो बादल रास्ते में आते हैं, तो बादलों के द्वारा जो है 27 इकाई जो है वो बादलों के द्वारा क्या होता है, परावर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, तो 27% कह सकते हैं, 27 इकाई कह सकते हैं, बादलों के द्वारा परावर्तित हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ जो है, जैसे 2% की बात करें या 2 इकाई की बात करें, पृथ्वी के द्वारा भी इसको परावर्तित या निष्कासित किया जाता है। ये पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंचता, बल्कि जो पर्वत होते हैं, उन पर्वतों, जो ग्लेशियर होते हैं, उन ग्लेशियरों में जो बर्फ होती है, बर्फ क्या करती है कि प्रकाश को परावर्तित करने का काम करती है। तो 2% जो इस तरीके से 27 जो है बादलों के माध्यम से, 2% जो है पृथ्वी के हिम आच्छादित जो सतह है उसके माध्यम से इसको निष्कासित किया जाता है। ठीक है, और जो 6 भाग है, 6 इकाई या 6% जो भाग है वो अंतरिक्ष में प्रकीर्णन में जो है फैलने में उसके ये खर्च हो जाता है। तो यहाँ हमने देखा 27 2 29, 29 6 35, 35% जो है या 35 इकाई जो है प्रकाश वो यहाँ पर परावर्तित हो रहा है, और 100 में से 35 घटा देंगे तो बचेगा 65 जो है ये जो है अवशोषित किया जाता है। ठीक है, तो अब अवशोषित जो होता है उसको हम देखते हैं। 17% जो है पृथ्वी द्वारा अवशोषित किया जाता है दिवा प्रकाश के रूप में, डिफ्यूज डे लाइट। ये क्या होता है, डिफ्यूज डे लाइट या दिवा प्रकाश? दिवा प्रकाश का मतलब है जो सूर्य का प्रकाश जब फैलता है, उस फैलाव के द्वारा, उस प्रकीर्णन के द्वारा जो उजाला होता है, उससे कुछ सौर ऊर्जा जो है
सौरिक ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं दिवा प्रकाश के रूप में, ठीक है। और 34% जो है डायरेक्ट प्रत्यक्ष विकिरण के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ 34 और 17 हुआ 51% जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं ये अवशोषित हो रहा है, प्लस 14 जो है वो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित हो जाता है। तो टोटल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 65 जो है यहाँ पर अवशोषित हो रहा है, जबकि 35 जो है वो परावर्तित हो रहा है। तो आई होप ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी थोड़ी सी यहाँ पर। तो इस ग्राफ के माध्यम से हमने इतना समझा कि किस तरह से जो सूर्य का प्रकाश है वो परावर्तित होता है और कैसे अवशोषित होता है किस किस माध्यम में। अब इसी चित्र को जो है मैंने यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से दिखाया हुआ है, इससे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। ऊष्मा बजट है तो प्राप्त होने वाली कुल ऊष्मा कितनी है, 100 इकाई, जो मैंने वहाँ पर बताई थी। अब इस 100 इकाई को हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया, एक वो भाग जो परावर्तित हो रहा है और दूसरा वो भाग जो कि अवशोषित हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया था कि 35 इकाई का परावर्तन होता है। दोस्तों, प्रकाश के या तापमान के परावर्तन की जो क्रिया है उसे हम एल्बिडो कहते हैं, ठीक है। उसे हम भूगोल की भाषा में एल्बिडो कहते हैं। अब ये जो 35 इकाई परावर्तन हो रहा है इसको हम देखते हैं कैसे। इसको 3 भाग में हमने डिवाइड कर लिया। 27 इकाई जो है वो बादलों द्वारा निष्कासित किया जा रहा है, 2 इकाई पृथ्वी की हिमाच्छादित सतह द्वारा। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी सतह सबसे अधिक प्रकाश का परावर्तन करेगी। उसमें से दे देता है बालू दे देगा, या थार मरुस्थल दे देगा, फिर दे देगा ग्लेशियर दे देगा, फिर दे देगा महासागर। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 27 इकाई जो है बादलों द्वारा निष्कासित या परावर्तित किया जाता है, 2 इकाई पृथ्वी के हिमाच्छादित सतह द्वारा और 6 इकाई का वायुमंडलीय प्रकीर्णन, अर्थात वायुमंडलीय प्रकीर्णन में खर्च हो जाता है 6 इकाई। तो टोटल कितना हो गया, ये 35। अब हम 65 को डिवाइड करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो 65 के 2 भाग यहाँ पर देखिए। एक तो 14 इकाई वायुमंडल के द्वारा ही 14 इकाई का अवशोषण कर लिया जाता है। हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, धूल कण हैं, उनके द्वारा जो है इसका अवशोषण होता है। और 51 इकाई जो है पृथ्वी की सतह द्वारा इसका अवशोषण किया जाता है। तो जो 51 इकाई पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषण किया जाता है, इसको भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया कि ये किन किन भागों में ये अवशोषित होता है। तो 17 इकाई का जो है, जो मैंने यहाँ पर बताया था, दिवा प्रकाश के रूप में, जो कि बाद में सीधे अंतरिक्ष में निष्कासित हो जाता है, बाद में निष्कासित हो जाता है। तो ये दिवा प्रकाश के रूप में 17 इकाई और 34 इकाई का वायुमंडल द्वारा अवशोषण होता है। वायुमंडल या हमारे वातावरण के द्वारा जो 34 इकाई है उसका अवशोषण होता है। तो 34 और 17 जोड़ देंगे तो 51 होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे अवशोषण, ये तो निष्कासन हो रहा है, ठीक है। अवशोषण का देखेंगे मुख्य भाग, तो 14 और 34 48 जो भाग है वो यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर अवशोषित हो रहा है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो 34 इकाई वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो रहा है, इसको भी हमने 3 भाग में डिवाइड कर लिया है कि ये किस किस रूप में जो है अवशोषित हो रहा है। तो 34 इकाई जो वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो रहा है उसमें से 6 इकाई विकिरण के द्वारा, 6 इकाई जो है विकिरण के द्वारा अवशोषित हो रहा है, विकिरण के माध्यम से, 9 इकाई संवहन के माध्यम से और 19 इकाई संघनन की गुप्त ऊष्मा के द्वारा। तो अब अगर आपको विकिरण, संवहन और एक संघनन के बारे में नहीं पता है तो ये बहुत ही कह सकते हैं एक सोचने वाली बात है, एक दुख की बात है कि आपको इनके बारे में नहीं पता है। तो हम पढ़ते हैं, जब 9th हाई स्कूल में पढ़ते हैं तब इनकी परिभाषाएं बताई जाती हैं, विकिरण, संवहन और एक संघनन के द्वारा। थोड़ा सा मोटा मैं बता देता हूँ। विकिरण, जैसे मैंने बताया कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो तापमान है उसका स्थानांतरण या ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो जब होता है बिना किसी माध्यम के, तो उसे विकिरण कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश। अगर हम संवहन की बात करें तो संवहन में क्या है कि जब धरातल की जो हमारी धरातल है जब वो गर्म होता है तो नीचे की वायु जब गर्म होती है तो ऊपर उठती है, और उस जगह वो जब ऊपर उठती है तो उस जगह को भरने के लिए ठंडी वायु नीचे फिर आती है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर क्या होता है कि वो जब नीचे धरातल पे वायु पहुंचती है तो फिर गर्म होती है, फिर उसकी जगह पर ठंडी वायु होती है, तो एक चक्र जैसा बन जाता है, एक धाराएं बन जाती हैं जिन्हें हम संवहनी धाराएं कहते हैं। तो ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा भी इस तरीके से होता है। और संघनन को आपको पता होगा कि संघनन में क्या होता है कि वायु में आर्द्रता जो होती है उस आर्द्रता में भी जो, अर्थात हम कह सकते हैं कि द्रव का जब गैस के रूप में स्थानांतरण हो तो उसे हम संघनन कहते हैं। और संघनन बादलों
के लिए बनने के लिए, बादलों के निर्माण के लिए सबसे उत्तरदायी जो है प्रक्रिया है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ये जो भाग है 19 इकाई संघनन की गुप्त ऊष्मा द्वारा, 9 इकाई संवहन द्वारा और 6 इकाई अर्थात टोटल 34 इकाई वायुमंडल द्वारा यहाँ पर अवशोषित होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका 65 इकाई का जो अवशोषण हो रहा है, उस 65 में से आपने देखा कि 17 इकाई का सीधे अंतरिक्ष में निष्कासन हो जाता है। ठीक है, 17 का सीधे निष्कासन हो जाता है जो दिवा प्रकाश के रूप में था। और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो 34 इकाई का वायुमंडल द्वारा अवशोषण हो रहा है, ये इस रूप में हो गया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 17 इकाई का सीधे अंतरिक्ष में निष्कासन हो रहा है। तो ये जो है इस तरीके से हम देखते हैं कि ये 14 और ये 34, ये जो है सीधा जो है अवशोषण यहाँ पर 48 का हो रहा है और बाकी का जो है निष्कासन हो रहा है। लेकिन बाद में हम ये देखते हैं कि पूरा जो 65 है, अर्थात ये जो 65 इकाई का अवशोषण होता है, वो बाद में जो है पूरी तरीके से परावर्तित कर दिया जाता है। तो जो 65 इकाई का अवशोषण हुआ था उसको फिर पार्थिव विकिरण के माध्यम से दोबारा अंतरिक्ष में जो है उसका परावर्तन कर दिया जाता है। इस तरीके से पृथ्वी में ऊष्मा का एक संतुलन बना रहता है। लेकिन ये संतुलन मानव जनित क्रियाओं के माध्यम से कई बार असंतुलित भी हो जाता है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में जानते हैं। जब ढेर सारा प्रदूषण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ेगी, तो ऐसे में धरातल का, पृथ्वी का तब तापमान बढ़ता है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें जो है बिगड़ती हैं, वातावरण के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो ये जो संतुलन है ये बिगड़ने लगता है। तो ये मानव जनित क्रियाओं के द्वारा बिगड़ने लगता है। प्रकृति ने हर चीज़ को एस्टैब्लिश्ड किया हुआ है, हर चीज़ को एक बैलेंस रूप में बनाया हुआ है। और उस बैलेंस को अगर कोई बिगाड़ता है तो वो मुझे लगता है मनुष्य ही है, क्योंकि प्रकृति किसी चीज़ को अगर बिगाड़ती है तो अपने हिसाब से संतुलन के द्वारा ही वो चीज़ें बिगड़ती हैं। संतुलन बनाने के लिए ही प्रकृति को कई बार चीज़ों को बिगाड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने पृथ्वी का ऊष्मा बजट देखा कि जो मात्रा पृथ्वी की अवशोषित होती है उतनी ही मात्रा बाद में परावर्तित कर दी जाती है। इस तरीके से एक तरीके का संतुलन बना रहता है। यही क्या है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट है। तो ये पृथ्वी के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसमें कोई जो है बिगाड़ ना पैदा हो, कोई असंतुलन ना आए, ये हम मानव का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी कि कितनी इकाई का, कितनी मात्रा का अवशोषण होता है, कितनी मात्रा का परावर्तन होता है। जो परावर्तन होता है वो किन किन रूपों में होता है, जो अवशोषण होता है वो किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।